गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हाउ टू वी स्टडी आवर पास्ट है ना, इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने दो पार्ट्स पढ़े थे। तो सबसे पहला जो हमें सोर्स मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ। और दूसरा जो हमें मिलता है वो हमें किससे मिलता है? लिटरेरी सोर्स। उसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। हमने उसमें कौन कौन से सोर्स पढ़े थे? फॉसिल्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स। फॉसिल्स मैंने बताया था द डेड रिमेनिंग ऑफ द ह्यूमंस और एनिमल्स। ओके, फिर हमने पढ़ा था मॉन्यूमेंट्स, जो पुराने उस समय के टेम्पल्स, मॉल्स, पैलेसेस, ये सब बनते थे, उनके स्ट्रक्चर्स बनते थे। उसको स्टडी करके ये पता लगाते थे कि वो स्ट्रक्चर कितना पुराना है और उससे रिलेटेड उसकी हिस्ट्री के बारे में हिस्टोरियन स्टडी करते हैं। थर्ड जो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मैंने बताई थी, दीवारों पे, पत्थरों पे जो खोद कर खुदाई कर जो कि कुछ लिखा जाता था, कुछ भी राजा की अकाउंट या उसमें जो भी ब्रेवरी के वर्क्स किए हैं वो सब लिखना, वो सब इसमें आता है इंस्क्रिप्शन में। Whereas आर्टिफैक्ट्स मैंने बताया था जो वो लोग डे टू डे लाइफ में जो यूटेंसिल्स, अपने ऑर्नामेंट्स और साथ ही साथ ऐसी मूर्तियां जो बनाते थे वो आता है आर्टिफैक्ट्स में। और कॉइन्स मैंने बताया था कि कॉइन्स ऐसे सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि वो किस राजा के टाइम की कॉइन है, उस समय राजा को क्या पसंद था। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था समुद्रगुप्त का, उसको म्यूजिक बहुत पसंद था। तो आपकी बुक में उसका एग्जांपल है, उसका डायग्राम भी है कॉइन का, जिसमें ये शो हो रहा है कि एक पर्सन जो है वो वीणा बजा रहा है। इससे ये पता चलता है कि उस समय वो राजा समुद्रगुप्त राजा बहुत म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन थे, इसीलिए उन्होंने म्यूजिक अपने कॉइन्स पर म्यूजिक को इंस्क्राइब किया था। जो नेक्स्ट हमें सोर्स पढ़ना है वो है लिटरेरी सोर्स। तो मैंने आपको बताया था ऐसे सोर्सेज जो कि लिखित रूप में अवेलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज के पेज नंबर 6। ओके, मैं रीड कर रहा हूँ। Manuscripts are books written by hand. In India, we find manuscripts written in Sanskrit, Prakrit, and Tamil language. They are written on palm leaves or barks of the beech tree. They offer valuable information about the life of the ancient people. Manuscripts are found everywhere, including caves and excavation sites. However, most have fallen prey to insects and natural decay due to organic nature. Manuscripts found in temples and monasteries are preserved better than those found elsewhere. अब मैन्युस्क्रिप्ट से होती है ऐसी बुक्स जो कि हाथों से लिखी, जो कि हैंड खुद हाथों से लिखी है। वी गो बेसिकली इंडिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है वो कौन कौन से लैंग्वेजेस मिलती है? एक तो संस्कृत लैंग्वेज में, एक प्राकृत लैंग्वेज में और तीसरी तमिल लैंग्वेज में। ओके, अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ लिखे थे? पाम ट्रीज, जो खजूर के पेड़ की छाल होती है उस पर ये लोग उसको निकाल के उसके ऊपर लिखते थे। ओके, अब क्या होता था कि जो अगर ये खुदाई में से मिलते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू एज यू नो एज द ऑर्गेनिक मैटर है, ये पत्ते हैं ये ऑर्गेनिक है तो ये सड़ जाते हैं, तो इससे हमें उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती। पर लेकिन ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट जो टेम्पल्स में स्टोर करके या प्रिजर्व करके रखी जाती है वो आज भी सुरक्षित है और उस पर हम स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी दो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है। ओके, पहली होती है रिलीजियस लिटरेचर, दूसरी होती है सेक्युलर लिटरेचर। तो आज हम पढ़ते हैं रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है और सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है। There are two types of manuscripts: religious literature, Vedas, epics, and Puranas come under this category. This type of text contains details of prayers, rituals, and religious practice followed during the earlier times. Religious literature में हमें वर्शिप कैसे की जाती थी पहले के टाइम में, प्रेयर्स कैसे की जाती थी,
ओके, साथ ही साथ जो वेद का ज्ञान है और किस तरीके से सारे रिचुअल कौन कौन से धर्म थे इनके बारे में उसमें जानकारी थी। तो ऐसी फाइनेंस जो कि जिसमें धर्म से रिलेटेड बात हो वो थी रिलीजियस लिटरेचर। सेकंड जो है वो है सेक्युलर लिटरेचर, बुक्स दैट डिस्क्राइब the lives of kings and contains record events, administrative policies, medical practices, scientific research, poems and plays on the ancient times fall under the secular literature। अब secular literature ऐसे records होते थे या ऐसी books होती थी जिसमें किसी राजा के ऊपर जो उस समय उसकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, कौन कौन से इवेंट्स हुए, क्या उसके टाइम पे क्या क्या साइंटिफिक रिसर्चेस होती थी, उस समय मेडिकल जो भी रिसर्च होती थी, उस समय जो भी प्लेस उस समय एंशिएंट टाइम में थे उनके बारे में उसमें जानकारी लिखी मिलती है। They do not belong to any particular religion, उसमें किसी भी रिलीजन के ऊपर वो बिलोंग नहीं करती है। किसी राजा की कहानी हो सकती है, उस समय में कौन कौन से रिसर्च होती थी उसके बारे में हो सकती है। सो ये जो बुक है उसमें रिलीजियस से रिलेटेड नहीं बल्कि उस समय की जो लाइफ है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। This text provide valuable information on the political, social, economic life of the ancient people। अब ऐसी बुक्स से हमें क्या पता चलता है उस समय की इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी लाइफ कैसी थी उनकी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी और सोशल लाइफ कैसी थी। इकोनॉमिकल लाइफ मतलब पैसों से रिलेटेड वो लोग क्या करते थे, कैसे वो लोग अपनी लाइवलीहुड को जीते थे। अब पॉलिटिकली भी उस समय क्या क्या किस तरीके का राजा तंत्र था, किस तरीके से किंग जो था अपनी प्रजा को चलाता था। एंड तीसरा जो था सोशल लाइफ, वहाँ की सामाजिक जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी। हर्षचरित्र द बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन written by Mankad, the Arthashastra by Kautilya and the folk tales of Pancham Tantra are some examples of secular literary sources। अब उसमें से कुछ बुक्स के आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि हर्षचरित्र जो कि बायोग्राफी है किंग हर्षवर्धन की, जिन्होंने लिखी थी, रिटन बाय बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की बायोग्राफी लिखी थी, उनके जीवन से रिलेटेड एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित्र। उसके साथ साथ कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के ऊपर एक बुक लिखी थी, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड उसने बुक लिखी थी। उसके साथ साथ पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होंगी। ये सारे एग्जांपल्स हैं लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स are also example of such literary sources। और जो उस समय में फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे और वो हमारे इंडिया के बारे में लिखते थे कि इंडिया में ये इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे इससे रिलीजियस वैल्यू है, वो सारी बातें भी काफी इंपॉर्टेंट होती है हिस्टोरियंस को हिस्ट्री रीड करने के लिए। Indica by Megasthenes, the Greek ambassador who wrote about the Mauryan society, is an example of an account by a foreign traveler। इसी में उन्होंने फॉरेन लिटरेरी सोर्स का एक एग्जांपल दिया है जिसकी बुक का नाम है इंडिका। मेगास्थेनिस थे जो कि ग्रीक कंट्री से आए थे, वो जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने मॉडर्न एम्पायर के बारे में लिखा है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें जो इंडिका बुक है उस समय ये पता चलता है कि उस समय मॉडर्न एम्पायर में क्या पॉलिटिकल पॉलिसीज थी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उस टाइम की उस बुक से हमें मिल सकती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑन पेज नंबर 7, डू वी ऑल हैव द सेम पास्ट। ओके, मतलब कि क्या सभी का पास्ट एक जैसा था। ओके, इस पैराग्राफ में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने ट्राइबल पीपल्स देखे होंगे जो भील जाति के होते हैं, तो उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू आवर्स। आप लोग कैसे पहनते, शर्ट पैंट पहनते हैं, टी शर्ट जींस पहनता, पर लेकिन जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं है ना, जो जंगलों में रहते हैं, जिनको आप बहुत ही हिंदी भाषा में इसको भील बोलते हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अस। तो अगर आप उन दोनों इमेजेस को अगर आप अपने माइंड में इमेजिन कर पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कितनी डिफरेंस है उनके ड्रेसिंग सेंस में और हमारे ड्रेसिंग सेंस में। ठीक उसी तरह हिस्ट्री भी हर किसी की एक जैसी नहीं हो सकती। ओके, सेम पास नहीं हो सकती। इससे आपकी बुक में एग्जांपल है द ट्राइबल पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और हमारे बीच में हम लोग अपनी लाइवलीहुड
जैसे हमारे पेरेंट्स है वो जॉब करते हैं, है ना, पेरेंट्स आपके जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, ये सब करते हैं, तो ये सारे सोर्सेस हैं, इससे आप सामान खरीदो, अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। पर जो ट्राइबल पीपल्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग पर डिपेंडेंट है। The tribal people of Andaman and Nicobar Islands still lead a life of hunter and gatherer who hunt and gather their own food. In fact, आज तक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो ट्राइबल पीपल्स है वो आज तक हंटिंग करते आ रहे हैं और अपना फूड गैदर करते आ रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड पीपल लिविंग इन सिटीज आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड सप्लाई। और अगर सिटीज के पीपल है तो किस पर डिपेंडेंट होता है सबसे ज्यादा? विलेज पीपल्स की, वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं बाय एग्रीकल्चर, फिर उसको सेल करते हैं, फिर जब जाके सिटीज के पीपल उन क्रॉप्स को परचेज करके अपना फूड गैदर करते हैं। The differences in the practice and customs of different sections of the societies existed in the past as well. और इसी टाइप का पास्ट पहले की सोसाइटी में भी यही सही था। जो सिटीज में रहते थे उनके लाइफ में जीने का तरीका बहुत अलग था, जो जंगलों में रह रहे थे ट्राइबल कम्युनिटी उनका जीने का तरीका अलग था। Historians are often interested in studying the past of the different section of the society. This is because the past of the king is different from the past of a hunter and the past of a trader is different from the past of an artist. Historians जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिर्फ एक राजा के, उस समय के राजा की कहानी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, उस समय के जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस करते थे, जो आर्टिशन थे, मतलब कि जो मिट्टी से बनी हुई कोई चीज बनाते हैं या लकड़ी से बने कारपेंट्री, इन सब की लाइफ उनके बारे में जानते हैं। साथ ही साथ उस समय के फार्मर्स की क्या लाइफ थी इसके बारे में जानते थे और उस समय और जानना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो उस समय हंटर्स जो थे उनकी लाइफ कैसी थी इसके बारे में भी ये लोग रिसर्च करते हैं। A large amount of information is available about the kings in the Indian history and the battle they fought of the existing records. अगर हम किंग्स के हिस्ट्री के बारे में देखें तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री के बारे में उनके बारे में पता है कि उन्होंने कौन सा बैटल्स कहाँ लड़ा, किससे लड़ा। ओके, अगर हम भारत के राजाओं के देखें तो उनके बारे में काफी हिस्ट्री अवेलेबल है इंडिया के पास। However, a lot of information about several other sections of society, such as farmers and hunter-gatherers, is still missing despite the presence of the archaeological evidence of their lives. हालांकि सिर्फ हमारे पास हिस्ट्री है वो सिर्फ किंग्स की है, इन नॉर्मल पीपल्स की या कॉमन पीपल्स की, इन आर्टिजन की, ट्रेडर्स की, फार्मर्स की, हंटर्स की, गैदरर्स की इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि बस हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है, पर लेकिन लिखित रूप में लिटरेरी सोर्स में इनके बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम ये बता सके कि उस समय की लाइवलीहुड हंटर्स की, ट्रेडर्स की, आर्टिजन्स की कैसे थी। हमारे पास जितने भी लिटरेरी सोर्स है वो सिर्फ राजा महाराजाओं के हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द डेट्स। ओके, आगे जाके आप डेट्स के अनदर में बहुत ज्यादा फॉर्म्स पढ़ेंगे। ओके, कहीं पे BC ये लगेगा, कहीं पे CE लगेगा या फिर AD लगेगा। तो कैसे इन डेट्स को पढ़ेंगे हम कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि मैं कौन से समय की बात कर रहा हूँ, ये आपको आगे पता चल जाएगा। A date consists of a day, month and year. अगर आज की हम तारीख के बारे में बात करें तो आज 11 जुलाई 2020 है ना, तो इसमें मैंने क्या बोला सबसे पहले डे 11 जुलाई मैंने मंथ बोला और डे में आपको ये ईयर में आपको कंट्री बोल। तो ऐसे बहुत सारी डेट्स हैं जो कि बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स और मोमेंट्स पर डिपेंडेंट है। तो हम लोग ग्लोबली कौन सी डेट प्रिफर कर रहे हैं, जो कि हम अभी जो मैंने डेट आपको मैंने अभी बोली 11 जुलाई 2020, ये ग्लोबली ये डेट चल रही है। ओके, बट देयर आर वेरियस कैलेंडर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेट्स हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर में महीने भी अलग होते हैं, उसमें दिन भी कम होते हैं। तो वहाँ अगर उस डेट को अगर हम चलाएंगे तो शायद हम ग्लोबल डेट से हमारा मैच नहीं होगा। ओके, globally we follow the Georgian calendar in which the birth of Jesus has an important place.
जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं, है ना, 11 जुलाई, जो अभी आज की डेट में, आज की आपको मैंने डेट बोली 11 जुलाई 2020, ये इस कैलेंडर का नेम क्या है, कौन सा कैलेंडर है, जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर किस पे डिपेंडेंट है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ऊपर, जीसस क्राइस्ट द गॉड ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी पीपल। Events say that to be have occurred either before and after the birth of Jesus। अब उस कैलेंडर का डिफरेंस कैसे क्या है, जितने भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले और जितने भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने के बाद, और जितने भी इवेंट जीसस क्राइस्ट से जन्म लेने के पहले हुए थे उनको हम BCE, बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। और अगर से BC आता है तो बिफोर क्राइस्ट, वेयर एज जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद AD या फिर CE बोलते हैं, which means common era। Hence, when we say that महात्मा गांधी was, अब इसका एग्जांपल आपके बुक में है कि when महात्मा गांधी was born in 1869, that it means he was born on 1869 years after the birth of Jesus Christ। मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि गांधी जी का जो बर्थ है वो 1869 में हुआ था, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के कितने साल बाद, 1869 इयर्स के बाद महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। The period after the Christ is referred to as AD stands for the Latin term Anno Domini, है ना। AD जो वर्ड है उसका मतलब है Anno Domini, जो कि लैटिन शब्द है, ओके, which means in the year of the Lord, मतलब कि वो वाला साल जब जीसस क्राइस्ट जन्म ले चुके थे, यानी कि इसके बाद जितनी भी डेट्स हैं, अगर आपको वहाँ पे AD दिखता तो इसके मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म यहाँ पर हो चुका था, उसके बाद की ये सारे इवेंट्स हैं। Where Lord denotes Christ, remember that while writing AD is followed by the year, but while speaking it follows the year। ओके, हम जैसे कि अभी आप 2020 बोलते हो, 2020 AD नहीं बोलते हो, आप सिर्फ 2020 ही बोलते हो। क्यों? सिर्फ क्योंकि हम अभी हमारा जो कैलेंडर है वो उसी बेस पे चल रहा है, आफ्टर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, इसलिए हम AD नहीं लगाते। पर लेकिन हमें कोई ईयर स्पेसिफिक बोलना हो कि बिफोर क्राइस्ट का एरा लेना है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, BC। अभी इसका एग्जांपल आपको और होगा तो आपको और क्लियरली समझ में पाएंगे। द टर्म BC stands for before Christ and indicates the period before the birth of Christ। Now note that while AD is written before a given year, BC always follows the year it is referring to। A year without BC or AD can safely assume to as the time after the birth of Christ। अगर आपने BC नहीं लगाया, BCE नहीं लगाया, तो आप लोग उसको क्या रिफर करोगे, ऐसा साल या ऐसा इवेंट है, ऐसी डेट जो कि आफ्टर डेथ, यानी कि जीसस क्राइस्ट की डेथ के जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद का इवेंट है। अगर हमें BCE वाली डेट के बारे में बोलना है तो हमें स्पेसिफिकली उसको स्पेसिफाई करना होगा कि ये इवेंट BCE वाला इवेंट, ये जो डेट है BCE वाली डेट है। Nowadays in most of the country BCE is used instead of BC and CE instead of AD। BCE stands for before common era, whereas C stands for common era। In this form of dating began about 200 years। इंडिया में डेट्स कब आई, आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स इंडिया में ये डेट लेकर आए। समटाइम्स अब अगर एग्जांपल आपको लेना है, जो BCE ईयर है वो 10,000 से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पर होता है, इन 0 इयर्स। उसके बाद की जितनी भी डेट्स है वो CE या फिर AD से स्टार्ट होती है, जो कि वापस 0 से 1 पे स्टार्ट होती है। ओके, अगर BC को जो हम पढ़ते हैं तो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, मतलब 1000 इयर्स से कम होते जाते हैं और उसको 0 पे लाके खत्म करते हैं। फिर 0 से जैसे ही 0 कब होता है, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो जाता है, उसके बाद ही जितना भी टाइम है वो AD में काउंट होता है। यहाँ पर आपको चैप्टर खत्म होता है, इसके आपको नोट्स मैं आपको एज ए PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।